अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्लास 9th का और एक टॉपिक दैट्स वर्क। व्हाट इज़ वर्क? अगर आप देखोगे जो पिछला लेक्चर था हमने उसमें डिस्कस किया था जो फोर्स होता है, फोर्स एक एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल कॉज और एक्सटर्नल एजेंट हमने बताया था उस वक्त। यानी ये जो फोर्स होता है ये एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है, एक्सटर्नल फैक्टर और एक्सटर्नल कॉज और क्या बताया था मैंने, एक्सटर्नल एजेंट होता है। ये क्या करता है फोर्स? क्योंकि हर कोई ऑब्जेक्ट एज पर द फर्स्ट लॉ, हर कोई ऑब्जेक्ट जो होता है यूनिवर्स में दैट विल टेंड टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन अनलेस इट इज नॉट एक्सपेल्ड बाय द अनबैलेंस्ड फोर्स। तब तक कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता और तब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं आता जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम एक्सर्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी होती है, एक टेंडेंसी होती है दैट इट रेजिस्ट्स इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी हर किसी ऑब्जेक्ट के पास होता है दैट इज इट रेजिस्ट्स इट स्टेट, ये रेजिस्ट करता है, इट रेजिस्ट्स इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते थे इनर्शिया। क्या बोलते थे? इनर्शिया ऑफ द बॉडी। यानी इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है एक बॉडी की जिसकी वजह से एक बॉडी या तो रेस्ट में ही रहेगी या तो मोशन में ही रहेगी अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट एक्सपेल्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। वही हमने फोर्स की डिफिनीशन बताई थी। यानी फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है, एक्सटर्नल एजेंट है जो क्या करता है दैट tends to change or changes the position, यानी tends to change oblique changes the position, comma direction, comma velocity and state of rest of a body, state of rest ऑफ ए बॉडी। यानी फोर्स वो एजेंट था जो क्या करता है दैट चेंजेस द पोजीशन, या तो पोजीशन चेंज करता है एक बॉडी का, या डायरेक्शन, या वेलोसिटी चेंज करेगा, एंड द स्टेट ऑफ रेस्ट, या इस बॉडी की रेस्ट पोजीशन को चेंज करेगा। दैट वाज गिवन द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। लेकिन ये जो वर्क होती है, वर्क अगर आप देखोगे ये जो वर्क होता है, वर्क बेसिकली होता है अगर एक एक्सटर्नल फोर्स ने एक बॉडी पे कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल यहां पे एक बॉडी है ऑन द सरफेस, इस बॉडी पे मैंने यहां से फोर्स अप्लाई किया, एफ फोर्स फॉर एग्जांपल, एफ फोर्स अप्लाई किया। अगर इस बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट ए पे है, यहां पे यही बॉडी पॉइंट बी तक पहुंच जाएगी, पॉइंट बी तक फॉर एग्जांपल यही बॉडी पॉइंट बी तक पहुंच गई, पॉइंट बी। तो इस बॉडी ने ऑब्वियसली यहां पे कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है। तो जब भी एक अप्लाइड फोर्स एक बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट करवाएगा उसको हम बोलते हैं वर्क। क्या बोलते हैं? यानी हम बोलते हैं इस एक्सटर्नल फोर्स ने इस बॉडी पे वर्क डन किया है। और ये जो वर्क डन होते हैं बेसिकली वर्क डन हम डिनोट करते हैं DW से। ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट S। आपको पता है ये जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है बोथ दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
लेकिन ये जो वर्क है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी। यानी वी कैन से दैट ये जो वर्क होती है ये बेसिकली होती है क्या? ये होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स अप्लाई हुआ इस बॉडी पे और इस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसको हम बोलते हैं वर्क डन। क्या बोलते हैं? यानी एक्सटर्नल फोर्स ने यहां पे वर्क डन की है। अगर आप देखोगे ये जो फोर्स यहां पे लग रहा है इस बॉडी पे, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो यहां से होगा एफ कॉस ऑफ थीटा, एफ कॉस ऑफ थीटा। ये जो एफ कॉस ऑफ थीटा होगा it should be in the same direction as that of displacement. Displacement of the body is in this direction and ये जो फोर्स का F cos theta component है, theta is basically angle between force and displacement. फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है ये जो यहाँ पे थीटा है, थीटा क्या है? थीटा इज बेसिकली, थीटा इज angle between force and displacement. Angle between force and displacement. Displacement और force के दरमियान जो एंगल होगा that will define this theta. और ये होगा f sin of theta। यहाँ पे f sin of theta। यानी अगर इस फोर्स को मैं रिजॉल्व करता हूं तो इसके दो कंपोनेंट्स निकलेंगे। एक निकलेगा एफ कॉस ऑफ थीटा। ये जो एफ कॉस ऑफ थीटा होगा, यही एफ कॉस ऑफ थीटा होगा अलोंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। क्या होगा? अलोंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। ये एफ साइन थीटा होगा ऊपर की तरफ। तो फिर अगर हम बताएंगे यहां पे ये जो वर्क की फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगी? डी डब्ल्यू बन जाएगा एफ एस कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि एफ एस कॉस ऑफ थीटा का जो कंपोनेंट है यही कंपोनेंट ऑफ फोर्स इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट लाता है। यही कंपोनेंट ऑफ फोर्स इस बॉडी में क्या लाता है? डिस्प्लेसमेंट। और ये जो एफ साइन ऑफ थीटा है, एफ साइन ऑफ थीटा इक्वल होगा किसके बराबर? एम जी, वेट ऑफ द बॉडी। यानी ये एक नॉर्मल रिएक्शन की तरह यहां पे काम करेगा। कौन? एफ साइन ऑफ थीटा। फोर्स का जो कंपोनेंट यहां पे इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट करता है वो कौन है? एफ कॉस ऑफ थीटा। दैट्स वाई हम क्या लिखते हैं? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। और कॉस ऑफ थीटा क्या है? कॉस ऑफ थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स, अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहां है और इसके दरमियान कितना एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट विल डिफाइन एफ कॉस ऑफ थीटा। दैट विल डिफाइन एफ कॉस ऑफ थीटा। अगर आप देखोगे इसके जो यहां पे यूनिट्स आएंगे, फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। तो जो यूनिट आ जाएगा यहां पे वर्क डन का वो क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर। क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर। फिर हम जूल लेते हैं। क्या लेते हैं? जूल। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। इसके बाद अगर आप देखोगे, अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल होगा 0 डिग्री, यानी आई एम सेइंग दैट इफ cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर cos ऑफ थीटा 0 डिग्री होगा तो जो ये वर्क डन होगी एक बॉडी की यहां पे, ये क्या होगी? वर्क डन शुड बी पॉजिटिव। इसका मतलब है अगर ये ब्लॉक है यहां पे, एक मॉस है ऑन द सरफेस, मैंने यहां से अप्लाई किया है इसको फोर्स, एफ फोर्स मैंने अप्लाई किया है इस ब्लॉक पे, तो इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा एस। तो यहां पे अगर आप देखोगे जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है इसको सेम डायरेक्शन है, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब है एफ और एस के दरमियान जो थीटा है वो क्या है? 0 डिग्री, क्योंकि इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स एफ, इसी डायरेक्शन में है यहां पे डिस्प्लेसमेंट एस। तो जो एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो क्या है? वो है 0। यानी
यहां पे कॉस ऑफ थीटा है किसके बराबर? 0 के बराबर। फिर जो वर्क डन होगी, इस अप्लाइड फोर्स की जो वर्क डन होगी ऑन दिस मास, वो किसके बराबर होगी? वो होगी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, वो होगा, दैट शुड बी गिवन बाय एफ कॉस ऑफ 0। कॉस ऑफ 0 अगर आप देखोगे, कॉस ऑफ 0 किसके बराबर होता है? कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो जो यहां पे वर्क डन होगी एट 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल पे यहां पे मैक्सिमम वर्क डन होगी, यानी 0 डिग्री एंगल पे क्या होगी? मैक्सिमम वर्क डन। क्यों मैक्सिमम वर्क डन होगी? क्योंकि यहां पे जो ये एफ अप्लाइड फोर्स हम करते हैं, ये क्या करता है? इट विल डू सम वर्क, इट विल इंक्रीज द एनर्जी ऑफ दिस बॉडी, बिकॉज ये जो बॉडी है यहां पे, ये तब तक चेंज पोजिशन नहीं करेगी जब तक इस पे अप्लाइड फोर्स नहीं होगा। लेकिन जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 0 डिग्री एंगल होगा, इसका मतलब है हमें एक्सटर्नल वर्क डन की जरूरत है, और ये जो वर्क डन होगी इस बॉडी पे, ये पॉजिटिव होगी। ये क्या होगी? पॉजिटिव। क्योंकि क्यों पॉजिटिव होगी? पॉजिटिव का मतलब होता है जब हम किसी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं, हम फोर्सेस को अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है वो ओवरकम होता है, एंड दिस बॉडी टेंड्स टू मूव। ये बॉडी क्या करती है? ये चलना शुरू करती है। इसीलिए ये वर्क डन क्या होती है? पॉजिटिव वर्क डन होती है। यानी कॉस ऑफ 0 इंटू एस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। अगर कंडीशन ऐसी है, अगर ये ब्लॉक फॉर एग्जांपल ऐसे है, अगर अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एफ एंड एस के दरमियान एंगल है फॉर एग्जांपल 90 डिग्री, कितना है? 90 डिग्री। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान अगर एंगल है 90 डिग्री, तो जो वर्क डन होगी, वर्क डन डी डब्ल्यू वर्क डन, वो होगी एफ डी कॉस ऑफ 90। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट जो कॉस 90 होता है वो किसके बराबर होता है? 0। यानी इस ब्लॉक पे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, अगर डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, फॉर एग्जांपल आई सपोज दैट जो डिस्प्लेसमेंट एस और फोर्स एफ के दरमियान जो एंगल है वो कितना है? वो है 90 डिग्री एंगल। यानी जब भी आप देखोगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जब 90 डिग्री एंगल होगा, तो उसका मतलब है जो इस बॉडी पे वर्क डन होगी वो क्या होगी? 0। क्योंकि cos ऑफ 90 इज इक्वल टू 0, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, वर्क डन 0 होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान अब एंगल होगा 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लॉक ऐसे है, इफ दिस ए ब्लॉक, इस ब्लॉक पे एफ फोर्स लग रही है इन दिस डायरेक्शन, तो ये ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा एस, वो इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी टू दैट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। यानी फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ये होगा एफ म्यू फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट जो कॉस ऑफ 180 होता है वो होता है -1 इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। तो इस बॉडी पे यहां पे नेगेटिव वर्क डन होगी कब? जब फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री। अदरवाइज अगर आप देखोगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन है, लेकिन मैं किस फोर्स की बात कर रहा हूं? मैं फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहा हूं। यानी जो ये ब्लॉक है ये आगे की तरफ जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट आगे है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको क्या? पीछे की तरफ खींच रहा है। जब भी किसी बॉडी पे हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उस बॉडी की वर्क डन क्या होती है? पॉजिटिव। और जब भी हम किसी बॉडी
इसकी एनर्जी को रिटॉर्ड करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, इसकी एनर्जी को पिकअप करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से इस बॉडी पे जो वर्क डन होगी वो क्या होगी? नेगेटिव वर्क डन, बिकॉज cos ऑफ 180 इज -1। तो जब भी यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल होगा 180 डिग्री, इसका मतलब है इस बॉडी पे जो वर्क डन होगी वो नेगेटिव होगी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, हम बेस्ट एग्जांपल यहां पे देते हैं। अगर हम बेस्ट एग्जांपल यहां पे देंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ डाला, यानी इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, मैंने कुछ फोर्स इसको अप्लाई किया, एफ फोर्स, जब ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो जो बॉल का डिस्प्लेसमेंट है एस, वो है इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जो ग्रेविटी होगी, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ऑन दिस बॉल, वो क्या होगा? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स शुड बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी जब मैं एक बॉल को ऊपर की तरफ डाल रहा हूं, इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वी कैन से दैट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब है ये है डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है? फोर्स। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितना एंगल है? 180 डिग्री एंगल है। तो इसका मतलब है यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या करेगा? नेगेटिव वर्क डन ऑन दिस बॉल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो बॉल है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको रिटार्ड करेगा, इट विल टेंड टू स्टॉप इट। ये क्या करेगा? कोशिश करेगा इसको रेस्ट में लाने के लिए। दैट्स वाई जब भी बॉल ऊपर की तरफ जाती है तो ये एट हाईएस्ट पॉइंट ये क्या होती है? ये रेस्ट में आती है। इसकी सारी जो काइनेटिक एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। एट हाईएस्ट पॉइंट इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बनती है? 1/2 ऑफ mv²। ये क्या बनती है? 0 बनती है। और जब ये नीचे आती है, इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इसकी सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में, के। यानी एट हाईएस्ट पॉइंट इस बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या होगी? 0। और जब यही बॉल रिलीज होगी, जब ये ग्राउंड पे आ जाएगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम किया है ये क्या होगा? एफ कॉस ऑफ 180, एफ कॉस ऑफ 180 इज इक्वल टू -1। दैट शुड बी -1 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। यानी जो वर्क डन होगी एक वर्टिकल बॉल की बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी एनर्जी को डिक्रीज करेगा, इस बॉल की एनर्जी को डिक्रीज करेगा। अब ऐसे है, अगर यही बॉल मैंने हॉरिजॉन्टली मूव की, यानी अगर ये बॉल मैंने अब हॉरिजॉन्टली डाली है, ये थी वर्टिकल, तो जो वर्क डन होगी बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितनी होगी? फॉर एग्जांपल मैंने इस सरफेस पे डाली है, ये बॉल इस डायरेक्शन में मैंने डाली है, ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो अगर आप देखोगे इस जो ये बॉल है इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, बॉल का डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, यानी एस शुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इस बॉल का वो किधर होगा? एट एवरी पॉइंट वो होगा डाउनवर्ड्स। यानी ये अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ये है ग्रेविटेशनल, अगर ये एस है तो ये है जी। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितना एंगल है? 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री एंगल कितना है? 90 डिग्री एंगल। सो वी कैन से दैट जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो होगा एफ कॉस ऑफ 90 और एफ एस कॉस ऑफ 90। कॉस ऑफ 90 कितना है? कॉस ऑफ 90 इज इक्वल टू 0। तो जो यहां पे वर्क डन होगी बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस बॉल वो क्या होगा? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री एंगल है। दैट्स 90 डिग्री एंगल। सेम इज द केस अगर हम देखेंगे यहां पे, अगर यही
अगर यहां पे एक प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, इस प्लेन पे मैंने यहां पे एक मास को रखा है, फॉर एग्जांपल दिस इज मास m। ये मास इस पॉइंट तक आता है, ये मास रिलीज होता है एंड इट रीचेस एट पॉइंट b, फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b। मुझे बताना है व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। दो चीजें मुझे बतानी है। अगर ये मास फ्रॉम ए पॉइंट से बी तक आया, इसने जो डिस्टेंस की है, फॉर एग्जांपल ये एल डिस्टेंस इसने ट्रैवल की है, एल डिस्टेंस, मुझे बताना है वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन एंड वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं कैसे बताऊंगा? देखो, अगर आप देखोगे इस बॉडी का जो वेट होगा, वेट वो नीचे की तरफ होगा इन दिस डायरेक्शन mg, और जो बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इन दिस डायरेक्शन होगा, n शुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर आप देखोगे नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा s शुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। यानी नॉर्मल रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितना एंगल है? 90 डिग्री एंगल है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। तो वी कैन से दैट जो नॉर्मल रिएक्शन की वर्क डन होगी वो क्या होगी? जीरो, क्योंकि dw इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 90 इज इक्वल टू जीरो, तो वर्क डन जीरो होगी। तो जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ने वर्क डन की इस ब्लॉक पे वो क्या होगी? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान कितना एंगल है? 90 डिग्री एंगल है। लेकिन अगर ये ब्लॉक ऐसे है, सेम ब्लॉक इन दिस मैनर, अगर मुझे बताना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना होगा इस ब्लॉक पे, तो देखो, एक तो इसको mg होगा नीचे की तरफ वेट ऑफ द बॉडी, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा s डिस्प्लेसमेंट, या l इज द डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने पहले ही बताया l इज द डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा, अगर आप देखोगे ये जो mg है, mg के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा जो कंपोनेंट ऑन वर्टिकल लाइन में हम लेते हैं, वो लेते हैं हम साइन कंपोनेंट, यानी यहां से दो कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा यहां से mg cos ऑफ थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा mg sin ऑफ थीटा, mg sin ऑफ थीटा, यानी mg cos ऑफ थीटा। इस mg को मैंने रिजॉल्व किया है दो कंपोनेंट्स में, mg cos ऑफ थीटा एंड mg sin ऑफ थीटा। फिर इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिजॉल्व हो गया है। अब अगर आप देखोगे यहां पे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इस कंपोनेंट से हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट और mg sin ऑफ थीटा की डायरेक्शन सेम है, यानी L एंड mg sin ऑफ थीटा की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स शुड बी गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट s। फोर्स कितना है? mg sin ऑफ थीटा, इसी कंपोनेंट की वजह से ये नीचे आ रहा है। और यू अंडरस्टैंडिंग, यानी ये जो mg cos ऑफ थीटा है ये नीचे की तरफ है, इसको यहां पे बैलेंस करेगा नॉर्मल रिएक्शन, यानी नॉर्मल रिएक्शन शुड बी गिवन बाय mg cos ऑफ थीटा, ये बराबर होंगे n इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा। तो mg cos ऑफ थीटा एंड नॉर्मल रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं है। फिर जो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? इट कम्स ड्यू टू दिस कंपोनेंट mg sin ऑफ थीटा, प्लस डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो जो यहां पे वर्क डन होगी बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वो होगा dw इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा? mg sin ऑफ थीटा इंटू एल, mg sin ऑफ थीटा इंटू एल। ये होगी यहां पे वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी दैट्स mg sin ऑफ थीटा डिवाइड बाय एल। Hope you should understand. You can subscribe my channel to get the further latest videos of this channel. Thank you.